Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is fiscal decentralization. Lastly हमने जो डिस्कस किया था वो हमने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ा था, बाकी चीज़ों को पढ़ा था। हम अब आज फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन और उसके ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल्स एंड चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर जो हम चीज़ें देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि हमें जो फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन होती है, फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन होती है फाइनेंशियल आपकी डिसेंट्रलाइजेशन। इसके अंदर आपके एक्सपेंसेस, रेवेन्यू और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो डिसेंट्रलाइज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट टुवर्ड्स सब आपकी जो है सब लेवल गवर्नमेंट और टुवर्ड्स कम्युनिटी। और फिर फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होती है, इसके चैलेंजेस क्या हैं और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं और इसके जो सक्सेसफुल डिसेंट्रलाइजेशन होती है वो कैसे हो सकती है, ये चीज़ें हम आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन ये है कि फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन इज अ ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिस्कल पॉलिसीज फ्रॉम नेशनल लेवल टू रीजन और सब रीजन और लोकल लेवल्स। यानी कि जो हमारा एक बजट जिस तरह बनता है, ये हमारी जो हमारा फिस्कल ईयर होता है, जो फिस्कल पॉलिसीज बनती हैं, जो हमारा ऊपर पार्लियामेंट में बनती हैं, उसको लोकल लेवल पे या उसको रीजनल लेवल पे कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बताती हैं हमें कि डिसेंट्रलाइजेशन हम जब फिस्कल कर रहे होते हैं तो फिस्कल पॉलिसीज के लिए जब हम अपनी ट्रांसफर अपनी अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को और अपनी अथॉरिटी को शेयर करते हैं टुवर्ड्स रीजन लेवल, सब रीजन लेवल और लोकल लेवल्स, तो वो क्या इफेक्ट होता है उसका, तो ये हम उसमें डिस्कस करते हैं। It should be assessed according to the degree of autonomy in designing, delivering and financing spending programs। जिस तरह हमने कहा था कि हमारी 3 टाइप की डिसेंट्रलाइजेशन हमने डिस्कस की थी, जिसमें डीकॉन्सेंट्रेशन थी, डेलीगेशन थी और डेवोल्यूशन थी। यही चीजें यहीं पे अप्लाई होंगी कि डीकॉन्सेंट्रेशन में फिस्कल डिसेंट्रलाइजेशन का क्या रोल होगा, डेलीगेशन में क्या होगा और डेवोल्यूशन में क्या होगा। तो हम उसकी जो ऑटोनॉमी है, उसकी डिजाइनिंग हम उसको उसी तरह से डिजाइन करेंगे। हम उसको फिर बाकी चीजें जो है उसमें डिलीवर किस तरह होंगी, फाइनेंसिंग किस तरह होगी, स्पेंडिंग प्रोग्राम्स कैसे। The share of expenditure taken or revenue collected by sub-national government is not always same। इसमें यही वो बात कर रहा है कि जो रेवेन्यू जो कलेक्ट करते हैं वो सब हर किसी का रीजन, सब रीजन लेवल पर जो होता है वो डिफरेंट होता है। वो इसलिए होता है कि जब आपकी पॉलिसी आपके सेंट्रल रीजन में बनती है तो उससे वो एग्जीक्यूट करते हैं उस पॉलिसी को, और जो उनकी पॉलिसी अप्लाई करते हैं वो भेज देते हैं आपके सब रीजन लेवल पे। आपके जो सब रीजन लेवल ये होता है, आपका जो रीजन लेवल होता है, रीजन लेवल आपका प्रोविंशियल लेवल होता है। जैसे उन्होंने आपके फाइनेंस डिवीजन ने, सेंट्रल ने भेज दी आपकी प्रोविंशियल को, लाइक पंजाब में, तो वो क्या करेंगे, वो उन पॉलिसीज को और उन प्रोसीजर्स को वो फॉलो करते हुए वो आपको जो है वो आगे सब रीजन लेवल पे भेज देंगे, यानी सिटीज में भेज देंगे। तो मतलब जो सिटीज हैं उनके अपने जो फिजिकल पॉलिसी है, जैसे मुल्तान है, लाहौर है, डिफरेंट है, वो फिर अपनी बजटिंग करते हैं, अपनी पॉलिसीज, अपने एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू अपने एरिया के हिसाब से, अपनी वर्किंग के हिसाब से करते हैं। तो इसलिए जो इसमें एक्सपेंडिचर होता है और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो सेम नहीं होता। कि अगर बड़ा शहर है तो बड़ा होगा, छोटा शहर है तो छोटा होगा, और वहां पे अगर बिल्कुल ही कोई रिमोट एरियाज है वहां पे डिफरेंट होगा। अब कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑन ग्राउंड ऑफ एफिशिएंसी। हाँ जी, अगर एफिशिएंसी के हिसाब से अगर हम देखें, इकोनॉमिक एक्टिविटी के हिसाब से देखें, तो कहता है डिसीजंस टेकन बाय अ लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्लोजर एंड मोर रिस्पॉन्सिव टू लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी आर मोर लाइकली टू अफेक्ट द डिमांड फॉर लोकल सर्विसेज। वो ये कहता है कि जो भी डिसीजंस लोकल गवर्नमेंट लेवल पे लेती है वो क्लोजर होते हैं, बहुत जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से लोकल लेवल के ऊपर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो उनकी कम्युनिटी सर्विसेज के लिए होते हैं और उनकी डिमांड को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं और उन्हीं के लिए वो कर रही होती है। Decentralization could increase accountability for sub-national government to their citizens and also encourage competition between sub-national government। तो इसमें बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जब हम रेवेन्यू की और एफिशिएंसी की बात करते हैं तो एक आपने जिक्र सुना होगा कि एनएफसी अवार्ड्स होते हैं प्रोविंसेस के। वो एनएफसी अवार्ड्स का जो क्राइटेरिया है वो उनको उस हिसाब से ग्रेड किया जाता है, उनकी जो आपकी प्रोविंसेस की होती है, अमंग प्रोविंसेस उनकी एफिशिएंसी को देखा जाता है कि उनके एक्सपेंसेस क्या थे, उनका टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या था, उनके रेवेन्यूज क्या थे, उनकी एक्सपेंडिचर क्या थी, उनकी अकाउंटेबिलिटी कितनी ट्रांसपेरेंट थी, उनकी जो ट्रांजेक्शन्स थी वो कितनी ट्रांसपेरेंसी थी। और ये सारी चीज़ें जो होती है वो फिर उसको एनकरेज करती है, वो उनके एक सोर्स ऑफ कंपटीशन डेवलप करती है। तो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसके अंदर भी हम अगर देखा जाए तो अकाउंटेबिलिटी, जाहिर बात है कि अकाउंटेबिलिटी वो इंक्रीज होगी टुवर्ड्स देयर गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी लोगों को पता होगा कि उनकी क्लियर पिक्चर होगी, उनकी एफर्ट सामने होंगी, उनकी जो क्या कहना चाहिए परफॉर्मेंसेज होंगी वो सब सामने होंगी। तो इसमें जो हाउएवर इन प्रैक्टिस पॉलिटिकल मोटिव्स आर मोर ऑफन फोर्सेस बिहाइंड द डिसेंट्रलाइजेशन। बिल्कुल ऐसे ही है कि डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे
पॉलिटिकल मोटिव्स भी हो सकते हैं, प्रैक्टिस भी हो सकती है। जाहिर बात है कि जो भी गवर्नमेंट या जो भी उस एरिया का बंदा होगा, जिस तरह आपके एमएलएज हैं, एमपीज हैं, वो जो भी एक्टिविटी ऐसी करेंगे या करेंगे, वो अपनी प्रमोशन के लिए करेंगे, उनके पॉलिटिकल मोटिव्स भी हो सकते हैं। गवर्नमेंट के अगर हम उसके रेवेन्यूज की बात करें तो गवर्नमेंट के अपने मोटिव्स होते हैं कि हमें रेवेन्यू ज़्यादा मिले, टैक्स कलेक्शन मिले, तो ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड है। अब वो कहता है कि जी व्हाट स्पेंडिंग प्रोग्राम्स टू डिसेंट्रलाइज, यानी डिसेंट्रलाइज किन किन प्रोग्राम्स को करना चाहिए फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन में। उसमें ये कहता है कि पब्लिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय द लोकल गवर्नमेंट शुड प्राइमरी बेनिफिट टू लोकल सिटीजन, कि जो भी प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज करते हैं हम उसमें जो बेनिफिट्स हैं वो लोकल सिटीजन को देने के लिए ये प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज किया जाता है, ताकि जो लोकल कम्युनिटी है वो ज़्यादा बेनिफिट उठा सके। आगे वो बोलता है कि जी नेशनल पब्लिक गुड, कि ये बिल्कुल नेशनल पब्लिक गुड क्या होता है, कि मतलब उनके इंटरेस्ट में होता है, सच एज नेशनल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन शुड बी सेंट्रली प्रोवाइडेड। यानी ये बिल्कुल इकोनॉमिक इंटरेस्ट होता है, एक कंट्री के लिए होता है, नेशनल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, उसके लिए आपकी इनकम जनरेशन और सारी फाइनेंशियल एक्टिविटी उसको एड कर रही होती है। हाउएवर अ मेजॉरिटी ऑफ लोकल पब्लिक सर्विस हैज अनक्लियर बेनिफिट territories, generate externalities and some nationwide distribution implication, weak governance and or limited capacity at subnational level, कि अगर आपकी जो वीक गवर्नेंस होती है या आपकी जो आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल डिवाइड हो रहा होता है, वीक गवर्नेंस होती है, आप उसको देखने मतलब प्रॉपर्ली मॉनिटर नहीं कर सकते, हो सकते लोअर लोकल कम्युनिटी पे या सब नेशनल लेवल पे जाके नहीं देख रहे होते। जैसे कि अगर आपने सेंट्रल रीजन में कोई पॉलिसीज डिजाइन हो रही हैं तो वो जाके प्रोविंशियल में लीस्ट जो उनके रिमोट एरियाज हैं, जैसे आपका लोअर साउथ पंजाब हो गया या आपका लोअर आपका बलूचिस्तान कैंट हो गया, वहां जाके वो लोकल जाके उन चीज़ों को नहीं स्टडी कर पाते, लोगों की नीड्स को, रिक्वायरमेंट्स को, लोगों के आपके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को। तो वहाँ के लिए जब उनकी वीक गवर्नेंस होती है तो उसके लिए बेहतर होता है कि आप चीज़ों को डिसेंट्रलाइज कर दें, आप चीज़ों को जो है लेके उसमें डिसेंट्रलाइज, तो जब उन्हें डिसेंट्रलाइज करेंगे तो उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल बेहतर हो जाएगा, वो चीज़ों को जो है वो बेहतर देखेंगे, गवर्नेंस लेवल वहाँ बेहतर हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, लोकल इंटरेक्शन बढ़ जाएगा, लोगों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, चीज़ों को समझेंगे, लोगों की नीड्स को और वांट्स को पता चलेगा, डिमांड्स का लोगों को पता चलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का पता चलेगा, वहाँ जो डेफिशिएंसीज हैं गवर्नमेंट की एडिंग है उसका पता चलेगा कि क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि चीज़ों को डिसेंट्रलाइज करें ताकि वहाँ पे हम ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट ले सकें, एफिशिएंसी ले सकें, इफेक्टिवनेस ले सकें, और परफॉर्मेंस जो है वो उसकी इम्प्रूव हो जाती है उसमें। अब कहता है कि व्हाट रेवेन्यू बेसिस आर टू डिसेंट्रलाइज, यानी किन किन चीज़ों को रेवेन्यू के अंदर चीज़ों को डिसेंट्रलाइज किया जाए ताकि वो बेहतर हो सकती हैं। जैसे कि हाईली मोबाइल, प्रोग्रेसिव, वोलेटाइल एंड प्रो साइक्लिक टैक्स बेसिस शुड रिमेन एट सेंट्रल लेवल, यानी कि जिस तरह हमारी अगर हम टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की, या जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसकी जो मेजर टैक्सेशन है उसकी डिसीजन मेकिंग होती है हमारी टॉप लेवल पे, उसको हम नहीं चेंज कर सकते। जो हमारा कैबिनेट डिवीजन करता है वो सारों पर अप्लाई होती है, जिसमें आपका पर्सनल इनकम टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज है, फेडरल एक्साइज ड्यूटीज हैं। ये हाईली मोबाइल, प्रोग्रेसिव, ये आपकी एक बड़ी क्या कहना चाहिए इंपॉर्टेंट टैक्सेशन होती है, इसको हम नहीं आगे दे सकते, और इसके लिए जो भी चीज़ बनती है वो सबके लिए सेम होती है। अब अगर आपका जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स है या एक्साइज एंड टैक्सेशन है या रिटेल सेल टैक्स है, इसको हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, जैसे कि इसको हम अपने प्रोविंशियल लेवल पे कर सकते हैं। जैसे अब आप अगर आप जिस तरह आप अगर एक्साइज एंड टैक्सेशन प्रॉपर्टी टैक्स को देखते हैं या अपने व्हीकल की जो आप रिन्यूअल एनुअल टोकन टैक्स को देखते हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के डिफरेंट है, सिंध का डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, फेडरल का डिफरेंट है, केपी का डिफरेंट है। तो वहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि हर जो आपकी सब लेवल की जो आपकी रीजनल गवर्नमेंट्स हैं उनकी अपनी क्या रिक्वायरमेंट है, उनके अपने बजट्स क्या बनते हैं इस इन चीज़ों के लिए। तो अब जब आप रीजन लेवल से सब रीजन लेवल पर आते हैं तो हर फिर सिटी के बजट्स बनते हैं, उनकी अपनी वहाँ पे वो फिर टैक्साइज लगाते हैं, जिस तरह आप हमारे लोग आपके यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी के टैक्सेस बनते हैं, जिसमें आपके वाटर एंड सैनिटेशन के जिस तरह एक्सपेंस आ रहे होते हैं या और भी कुछ चार्जेस वो आपसे ले रहे होते हैं, या किसी सोसाइटी में रह रहे होते हैं तो वो सोसाइटी के आपके लोकल टैक्सेस कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो बेसिकली अपनी सर्कुलेशन को फाइनेंशियल चीज अपनी फाइनेंशियल एडिंग कर रहे होते हैं, उन चीज़ों को रेवेन्यू जनरेट करके अपने एक्सपेंसेस को मीट कर रहे होते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर ये है कि जो आपके बहुत टेक्निकल रेवेन्यूज हैं उनको हम डिसेंट्रलाइज नहीं कर सकते। हाँ, हम छोटी छोटी चीज़ों को जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंट टैक्स बेसिस होती हैं उनको हम डिसेंट्रलाइज कर सकते हैं, और उसकी ताकि लोकल अकाउंटेबिलिटी हो सके। अब हमारा जो जी नेक्स्ट इसमें है वो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन कैसे होती है और प्रैक्टिस में ये कैसे लाई जा सकती है, यानी एक्चुअली फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन कैसे है और
कैसे चल रही है। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन में है devolution of functions has accelerated over the last 2 decades, driven by empowering the local communities, maintaining political stability, improving service delivery, and make it more relevant to local needs, encouraging local tax revenue collection. डिसेंट्रलाइजेशन में हमने ये किया कि आपकी अथॉरिटी शिफ्ट की ताकि वो चीज़ों को कैसी इफेक्टिवली चला सकें और उससे वो इफेक्टिवनेस ले सकें। उसको चलाने के लिए ज़रूरी है कि चीज़ों को एम्पावर किया जाए, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाए, उनको एम्पावर किया जाए ताकि वो आपकी पॉलिसीज़ में डिसीजन मेकिंग में पार्ट भी प्ले कर सकें और लोगों की जो आपकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कम्युनिकेट से कर सकें और ब्रिजिंग का काम कर सकें। फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी ज़रूरी होता है कि आप उस रीजन से अगर आपका कोई बंदा है पॉलिटिकल जो लीडर है वो लोगों के जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स है उसको प्रॉपरली एरिया की जो डिमांड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है उसको वो जो है डिस्क्राइब कर सके। और वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी होता है कि लोकल नेटिव हो तो बड़ा उससे फर्क पड़ता है। फिर इससे आपकी इंकरेजमेंट होती है लोकल टैक्स को, रेवेन्यू कलेक्शन को, ताकि आपके आपके टास्क चल सके, आप गवर्नमेंट की एडिंग में जो कम से कम जाएं और वो जो पॉलिसीज है उसको प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके। पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और टुवर्ड सिटीजन उसका लाइजॉन बेहतर किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने मुख्तलिफ जगहों में यही पढ़ा है कि इसमें एक जो आप अपना रिलेशनशिप डेवलप करते हैं टुवर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट विद लोकल सिटीजन, इसमें आपकी रीजनल और सब रीजनल गवर्नमेंट जो है वो ब्रिजिंग कर रही होती है ताकि वो इफेक्टिवनेस ले रहे हो उसमें। अब हम बात करते हैं जी एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंडिचर्स। डिसेंट्रलाइजेशन वेरीज अक्रॉस सेक्टर के, डिसेंट्रलाइजेशन जो सेक्टर्स में डिफरेंट होती है वो कैसे वेरी करती है, कैसे उनमें डिफरेंसेस आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ केयर की। इसमें ये कहता है एक्सटेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन डिफर सिग्निफिकेंटली अक्रॉस कंट्रीज, पॉलिसीज आर ऑफन सब्सटैंशियली हार्मोनाइज्ड बाय नेशनल स्टैंडर्ड्स। अब आप ये देखें कि आपका जो हेल्थ केयर का सिस्टम प्रिवेल करता है ये रीजन वाइज भी डिफरेंट है। अब आप अगर अपने यहाँ पे देखें तो आपके पास जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज जो लाहौर या आपके पास पिंडी या इवन कराची में अवेलेबल है वो आपके पास नहीं है। तो ये डेवलपमेंट के हिसाब से है, रीजनल डेवलपमेंट के हिसाब से है। तो इसमें ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन जो होगी डेफिनेटली वो एरियाज के हिसाब से होगी जो कंट्री में है, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। और पॉलिसीज भी इसी तरह बनेंगी कि जो आपके एरिया की पॉलिसीज हैं जो आपके जो स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती हैं आपके लिए बनेंगी, जो बड़े सिटीज हैं या बड़ा जहाँ पे है उनके हिसाब से बनेगी। सिमिलरली आप एजुकेशन की अगर बात करें तो ये हाईली डिसेंट्रलाइज सेक्टर है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय लोकल गवर्नमेंट्स। मतलब आपके जो स्कूल्स हैं वो आपके जो लोकल स्कूल्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट चला रही होती हैं। यानी जिस तरह मुल्तान, अगर हम यहाँ बात करते हैं बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान है, फिर आपका लाहौर है, फिर आपका फैसलाबाद है, फिर आपका बहावलपुर है, फिर आपका डीजी खान है। हर जो सेक्टर है वो लोकलाइज्ड है अपने इसके एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इसके बाद जब अगली उसमें जाते हैं तो यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। फिर वो जो यूनिवर्सिटीज हैं वो मोर सेंट्रलाइज्ड हैं फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी उनका अपना होल्ड है। उनके फ्रेंचाइजीज जरूर दिए उन्होंने अपनी दी हुई है, लेकिन उसमें ये होता है कि सारी चीजें वो जो पॉलिसीज हैं यूनिवर्सिटीज की जो उनकी सारी है, फी कलेक्शन है, जो सारी चीजें हैं उसकी पॉलिसीज वो खुद कर रहे होते हैं। इसलिए जो यूनिवर्सिटीज का स्ट्रक्चर है वो डिसेंट्रलाइज जो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, और जो आपका लोकल एजुकेशन की जो प्राइमरी और सेकेंडरी है वो डिसेंट्रलाइज्ड है क्योंकि वो लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर आया वो अपने हिसाब से उसको देख रहे होते हैं। आगे कहते हैं जी सोशल प्रोटेक्शन। पब्लिक pension and unemployment insurance is typically centralized for risk pooling for such insurances. Local provision of social and family assistance disability tend to more effective and identify appropriate recipient due to the lower cost of local information. Infrastructure में कहता है कि जी जो रिस्पॉन्सिबल जो लोकल है वो आपकी डिसेंट्रलाइज्ड होता है और आपकी लोकल गवर्नमेंट उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसमें आपकी जो लोकल रोड्स आती हैं, जो आपकी जिस तरह सारी उसका आपका मेटल वर्क और सारी चीजें आती हैं। हाँ, जब वो जो आपके लोकल उसके साथ हाईवेज जा रही होती हैं वो जो होती हैं या इंटर स्टेट हाईवेज होती हैं वो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर होती है उसकी जो है डेवलपमेंट की उसकी जो फंडिंग है उसकी जो वेयर एंड टेयर है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही होती है। वाइल जो आपका लोकल सिस्टम है, जो लोकल डेवलपमेंट है, जो लोकल चीज़ों की रिहेबिलिटेशन है, जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस है वो आपकी लोकल गवर्नमेंट्स देख रही होती है। इसलिए ये सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज्ड है। अब ये हम डिस्कस करते हैं कि जी फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन को चैलेंजेस क्या पेश हो सकते हैं। सबसे पहले है जी माइक्रो फिजिकल चैलेंज, रिस्क ऑफ मल्टीपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम अक्रॉस द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल इसी तरह है कि जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं इकोनॉमी के अंदर
तो जो उसकी इकोनॉमी के अंदर जो हम उसकी जब बात करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हर डिफरेंट लेवल्स हैं उसकी डिसेंट्रलाइजेशन के, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का और होगा, उसके बाद आपका फेडरल सेटअप और होगा, आपका रीजनल और होगा, आपका सब रीजनल और होगा, आपका लोकल और होगा। तो उसमें फिर ये होगा कि मल्टीपल फाइनेंशियल सिस्टम्स चल रहे होते हैं ताकि उन मेन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट कर सकें। हर लोकल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को डिजाइन की होती हैं ताकि एड कर सकें उस पॉलिसी को, मेन पॉलिसी को जो उनको गिवन होती है। तो उसके लिए ये होता है कि मल्टीपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम्स चल रहे होते हैं अक्रॉस द गवर्नमेंट लेवल्स। तो वो थोड़ा सा एक चैलेंजिंग टास्क होता है कि उसको कैसे वो मीट करें और उसको वो कैसे लेके चल रहे हैं और कैसे उसको जो एक प्रॉपर हार्मनी में लेके चल रहे हो। मैनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट मेक एलोकेशन डिसीजन मोर कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल इसी तरह कुछ डिसीजन कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, कुछ पॉलिसीज कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, कुछ रिकवरीज का इशू होता है, बहुत सारे इश्यूज हैं इसके अंदर। स्पेंडिंग कंटेनमेंट एंड फिजिकल एडजस्टमेंट मोर डिफिकल्ट, बिल्कुल ऐसी है कि हर रीजन की सब नेशनल लेवल की जो फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स हैं वो डिफिकल्ट होती हैं, और वो फिर जो होती हैं वो बाज़ औक़ात जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर लेती हैं जिसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्सपेंडिचर एरियर्स व्हेन रिसोर्सेज आर इनसफिशिएंट टू फाइनेंस एंटाइटल स्पेंडिंग, यानी कि जब आपकी स्पेंडिंग जो है वो आपके खर्चे आपके बढ़ रहे हों और आपके एरियर्स आपके अकाउंट फॉर हो रहे हों और रिसोर्सेज आपके इनसफिशिएंट हो, तो वो भी बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है कि कैसे चलाया जाए। यानी आप दिवालिया की तरफ जा रहे हो और आप अपने एक्सपेंसेस को भी कट डाउन कर रहे हो और उसके बावजूद आपके रिसोर्सेज उसको लोकल रिसोर्सेज ना हैंडल कर रही हो, तो ये भी एक चैलेंजिंग टास्क होता है फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर। उसमें यह है कि लोकल बोरिंग जो है, लोकल स्टेट की जो बोरिंग है लोकल बैंक से, जो लोकल एरिया की है, वो भी होता है, लेकिन डेट उसमें जो होता है, जो आपका कर्जा होता है वो अनसस्टेनेबल होता है, जो भी बड़ा मुश्किल होता है और चैलेंजिंग टास्क होता है कि उसको कैसे मीटअप किया जाए। बोरिंग करना तो आसान होता है, लेकिन जब तक आपके पास उसका जो इंटरेस्ट के और उसके जो बाकी एक्सपेंसेस है बोरिंग के, वो उसको जनरेट करने की एफिशिएंसी ना हो, तो आपको बोरिंग नहीं करनी चाहिए, वरना उसमें ये होता है कि आप एट रिस्क हो जाते हैं। अब इसमें कहता है कि एफिशिएंसी चैलेंजेस, पहले हमने फाइनेंशियल चैलेंज पढ़ा कि फाइनेंशियल चैलेंज फिजिकल इसमें क्या हो सकता है, अब हम दूसरा पढ़ें एफिशिएंसी चैलेंज। एफिशिएंसी चैलेंज डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर फेल्ड पॉलिसीज, बिल्कुल ऐसी है कि अगर गवर्नमेंट की कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी फेल होगी तो कहते हैं चलो जी ऐसे ऐसी डिसेंट्रलाइज कर देना, चलो ऐसा कुछ रिटर्न होएगा और इसमें कुछ होगा, तो इसको हम ऐसे नहीं चला सकते। when decentralization is done, it should be for proper policies, not failed or revoked policies. Some national governments do not have a real choice in allocating their budget to specific services. बिल्कुल ऐसी है कि सब नेशनल गवर्नमेंट के पास कोई रियल चॉइसेस नहीं होती हैं, उनको अपने हिसाब से चीज़ें देखनी चल रही होती हैं। लैक ऑफ क्लैरिटी होती है असाइनमेंट्स में, वो ओवरलैप कर रहे होते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज अक्रॉस लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, उसको देख रहे होते हैं। फ्रेगमेंटेशन कैन रिड्यूस एफिशिएंसी व्हेन फिक्स कॉस्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज सब्सटेंशियल, बहुत सारे इसमें है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपने नहीं लिया, आपके खर्चे ज़्यादा हैं, आपके इनकम सोर्सेज कम है, आपका सेंट्रलाइज जो स्ट्रक्चर है वो आपको कर रहा है, आपकी बाइंडिंग है। लोकल गवर्नमेंट डू नॉट इंटरलाइज द फुल कॉस्ट ऑफ स्पेंडिंग व्हेन दे आर फाइनेंस विद सेंट्रल ट्रांसफर्स, आपने अपनी रिक्विजिशन भेजी सेंट्रल गवर्नमेंट को, आपने नहीं की, आप एक्सपेंस कर लेते हैं, तो आपके जो लोकल बोरिंग्स होते हैं आपके वो बजट डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें एफिशिएंसी को रोक सकती हैं। आप काम करना चाह रहे हैं, आपके पास फंड्स नहीं है, आपके सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स रिलीज नहीं कर रही, वो हॉल्ट पे चले जाते हैं, उसकी वजह से भी आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, तो ये आपका एफिशिएंसी चैलेंज में आ सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स क्या है जो फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, कोई रूल्स रेगुलेशन और कोई आउटलाइन जिससे फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन को हम टॉक आउट कर सकें। इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन की मेन जो एक वजह है, या मैं जो कहना चाहिए कि मेन एक इसकी आउटकम है, वो आपके पास ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होती है। अब इसके अंदर हम कहते हैं क्लैरिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, clarity of spending assignment, expenditure responsibilities given to sub-national government should be clearly specified and differentiated from shared responsibility with central government। कि जो बजट आपको रीजनल और सब नेशनल लेवल्स पे असाइन किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वो क्लियरली स्पेसिफाई होना चाहिए कि किस पर्पस के लिए है। ये नहीं हो कि आप उसको कहीं और लगा रहे हो और वही जो प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख रही हो, तो फंड्स ओवरलैप कर जाएंगे और जिस पर्पस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको असाइन किया होता है वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं पूरा होगा। तो इसलिए ये है कि जहां आपकी जिस पर्पस के लिए आपको फंड्स एलोकेट कर रही है उसको क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, वो आपको असाइनमेंट क्लियरली जो है वो उसको पता होना चाहिए आपने कहाँ स्पेंड करने हैं। एक्सक्लूसिविटी दूसरा पॉइंट है। They should generally be exclusive to ensure accountability for financing and delivering the related public services। बिल्कुल इसी तरह है कि आपके पास अकाउंटेबिलिटी
फॉर फाइनेंसिंग एंड डिलीवरी, और उसको जो आप डिलीवर कर रहे हैं टू रिलेटेड पब्लिक सर्विस जिसके लिए वो आप काम कर रहे हैं वो ट्रू बिल्कुल होना चाहिए, और एक्सक्लूसिवली उस पर्पस के लिए जिसके लिए आप ले रहे हैं उसी पर वो लगा रहे हो। ऐसा ना हो कि आपने लिया, जिस तरह नॉर्मली हमने देखा भी है कि माल प्रैक्टिसेस होती हैं जिसके बाद फिर अकाउंटेबिलिटी इश्यूज भी आते हैं कि आपने बजट किसी और के लिए असाइन नहीं हुआ था, लगा दिया आपने कहीं और, तो वो प्रोजेक्ट दोनों ही नहीं चल पाते होते। तीसरा मेन एक और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। लोकल गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, उनके पास जो रेंज ऑफ पावर फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो बिल्कुल होनी चाहिए, बट दे आर अकाउंटेबल। जो भी वो काम कर रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को वो मेंटेन करेंगे। तीसरी है जी एडुकेसी। लोकल गवर्नमेंट शुड हैव sufficient resources to meet their responsibilities, and these resources should be sufficiently to meet rising demand for services। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं वो अपने उनको बजटिंग करनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए कि जो वो उनके जो एक्सपेंसेस हैं उसका रेवेन्यूज वो कहाँ से जनरेट करेंगे, और उन्होंने उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे मीट करना है ये उनको क्लियर होना चाहिए। Vertical fiscal balance. Local governments' own revenues should cover their basic expenditure responsibilities, and dependence on central grants should be minimized। ये वही बात उसने दोबारा की कि जी सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपनी बजटिंग करती है, जो अपने काम करती है, जो अपनी पॉलिसीज या अपने जो भी अपने जो वर्किंग उनका एनवायरनमेंट है, जो उसमें उनके जो टास्क हैं उनको ये पता होना चाहिए कि उन्होंने उसके खर्चे कहाँ से करने हैं, और ऐसा ना हो कि वो एक्सपेंसेस करने के लिए लोकल गवर्नमेंट की एडिंग पे बैठे हों, ताकि वो लोकल गवर्नमेंट्स के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बाज़ औक़ात नहीं फंड्स होते हैं उनको एड करने के लिए या उनके डे टू डे मैटर्स को रिजॉल्व करने के लिए। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अपने काम छोड़ के बैठ जाएं और बिल्कुल वो कोई परफॉर्म ना करें, कोई काम ना करें, कोई वर्क ना करें, कोई मेंटेनेंस ना करें, अपने टास्क छोड़ दें, अपनी जो लोकल उनके टास्क हैं वो पूरे ना हो। तो उसके लिए ये है कि उनको अपने रेवेन्यूज जनरेट करने चाहिए, उनके पास अपनी इनकम सोर्स लोकल गवर्नमेंट के पास हो कि वो अपने डे टू डे एक्सपेंसेस मीट कर सके। अगर उन्हें गवर्नमेंट की जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एड है वो लेट है या उनके पास उस पर्पज के लिए नहीं है, उनके पास अपने फंड्स अपने टास्क चलाने के लिए जरूर होने चाहिए। फिजिकल सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए लोकल गवर्नमेंट्स के पास, बिल्कुल उनको इसी तरह अपने जो है उनको फुली सस्टेन्ड होना चाहिए सिस्टम, उनके पास बजटिंग होनी चाहिए प्रॉपर, उनकी बजटिंग हो, उनको पता हो उन्होंने क्या करना है, कौन सा फंड किधर एलोकेट करना है, किस तरह से करना है। फिर आती है लोकल अकाउंटेबिलिटी टैक्स लोकलाइजेशन में। सब नेशनल टैक्सेस शुड बी रेज्ड एंड स्पेंड ऑन द बेनिफिट ऑफ लोकल रेजिडेंट्स। यानी कि जिस तरह आपसे जो अगर हम बात करते हैं आपसे वाटर एंड सैनिटेशन के अगर वो चार्जेस ले रही हैं तो उनका फर्ज बनता है कि आपके पास जो ब्रोकन लाइंस है या आपके पास नहीं है उसको अपग्रेड करें और वो करें। टैक्स लोकलाइजेशन इसलिए होता है कि सब नेशनल लेवल पर टैक्स कलेक्शन इसलिए होती है कि वो अपने एक्सपेंसेस को अपनी चीज़ों को वो कवर अप कर रहे होते हैं, उनकी वेयर एंड टेयर को, और उसकी अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको कवर करने के लिए। इक्विटी। All citizens should be entitled to a basic level of public services with redistribution of resources where necessary। इसमें ये नहीं है कि आप जब फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर लोकल अकाउंटेबिलिटी की हम बात करते हैं उसमें ये होता है कि हर ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो हर बंदे के लिए, ये नहीं है कि एक बंदे के लिए और है एक बंदे के लिए और है। उसमें यह है कि आपको इक्वली ट्रीट किया जाए और आपकी जो आपकी नीड्स हैं उनको देखा जाए। बेसिक लेवल ऑफ पब्लिक सर्विसेज सबके लिए एक सी होनी चाहिए, यानी अगर आप जाएं तो और हो, मैं जाऊं तो और है, और वो तो इसको जो है प्रॉपरली इसी तरह से देखना चाहिए। अब नेक्स्ट है जी हार्ड बजट कंस्ट्रेंट फॉर ओवरऑल फिजिकल सस्टेनेबिलिटी। कंप्रिहेंसिव फिजिकल कवरेज इंक्लूड एक्स्ट्रा एंड ऑफ बजट एक्टिविटीज कैरिड बाय लोकल गवर्नमेंट्स, medium term and aggregated view of local finances and fiscal rules at the substantial level, balanced operating budget, borrowing only for investment within the prudent limits। यानी उनको अपने बजटिंग के अंदर हर चीज़ को देखना चाहिए, उसको पूरी तरह कवर करना चाहिए। अगर आप कोई प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं तो ये ना हो कि जी आज हमारे पास पैसे हम शुरू कर लेते हैं, पता नहीं पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। उसकी प्रॉपर बजटिंग हो, आपको पता हो आपके पास टाइमली फंड्स कहाँ से आने हैं, ये फंड एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो आपके पास कितने अरसे में आ रहे हैं, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट में जा रहे हैं तो आपके पास उसका रिटर्न कितने अरसे में आ रहा है, अगर आप बोरिंग कर रहे हैं तो उससे आप क्या बेनिफिट ले रहे हैं, क्या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या उस बोरिंग को आप कैसे पूरा कर रहे हैं, आप उसके खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे, आप उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है बोरिंग की या उसका रिटर्न है वो कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसमें जो आखिरी इसमें पॉइंट एक डिस्कशन का रह गया है वो ये है कि जी फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन को सक्सेसफुल कैसे किया जा सकता है, वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम फॉलो करें तो हम एक सक्सेसफुल फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले है कि जी आपकी बजटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। जिस तरह भी हमने पहले पढ़ा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके रेवेन्यूज क्या हैं,
आपके एसेट्स क्या हैं, आपकी बोरिंग क्या है, आपने को सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या आना है, आपको फुली ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जी हम जो टास्क कर रहे हैं, जो स्पेंडिंग कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कुछ स्कीम्स बना रहे हैं, कोई प्लानिंग कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास फाइनेंसिस कहाँ से आएंगे, हम जो हमारी जो बोरिंग नीड्स हैं उसको हम कैसे पूरा करेंगे, हम फिजिकल रिस्क को कहाँ से कवर करेंगे, अपनी कमिटमेंट्स और अपने को कैसे करेंगे, अपनी रिकवरीज को कैसे इंश्योर करेंगे, ये सारी चीजें बजटिंग और उस ट्रांसपेरेंट उसके अंदर आती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है कि ट्रांसपेरेंसी कैसे की जा सकती है एक अच्छी फिजिकल के लिए, कि आपके पास स्टैंडर्डाइज रिपोर्टिंग हो, आपके पास चेक एंड बैलेंस हो, आपके पास क्लियर यूनिफॉर्म हो, गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी स्टैंडर्ड्स हो, इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिट्स हो, आपके पास एवेल्यूशन हो, आपके पास प्रॉपर एक स्ट्रक्चर हो, जिससे आपके पास जो है आपने कोई चीज ऐसी ना हो जो मिस की गई हो और आपसे मांगा जाए और आप ना उसका जवाब दे सकें, ऐसा। तो अब ये ऑलमोस्ट हमने आज ये जो आपका फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन है इसे हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें आपने ये देख लिया कि हमने पढ़ा कि जी फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, किस तरह से की जा सकती है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट होता है, जो जो एक आम बंदे को फायदा गवर्नमेंट को पहुंचा सकती है। फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन में हमने पढ़ा कि अकाउंट डिसेंट्रलाइजेशन की हम बात जहां भी करेंगे उसका पर्पज ये है कि क्लियर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। So inshallah, in the next lecture we will be discussing more about decentralization and governance.